माय डियर फ्रेंड, BA पार्ट थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की बुक के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारा फिजिकल रीजन को हमने अगर जियोमॉर्फोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो भारत को 4 बड़े भौगोलिक या भौतिक प्रदेश या फिजिकल रीजन के अंतर्गत डिवाइड किया है। हमने इन 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों में से अब तक 3 बड़े भौगोलिक प्रदेशों का जो है आपके सामने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। आज हमारा चौथा और अंतिम जो आपका भौगोलिक प्रदेश है वो आपका है तटीय या तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। हमने अब तक भारत के फिजिकल अगर रीजन की बात करें तो हमने अब तक 4 बड़े रीजनों के अंतर्गत भारत का हमने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, जिसमें से लार्जेस्ट जो फिजिकल रीजन था इन इंडिया वो था आपका पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, अर्थात प्लेटू रीजन जो आपका सबसे बड़ा था। उसके बाद हमने माउंटेन रीजन की बात की, उसके बाद हमने जो है मिडिल प्लेन की बात की। आज हमारा जो अंतिम और चौथा बड़ा जो भौतिक या भौगोलिक प्रदेश है वो आपका कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड रीजन। कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड रीजन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसके सारी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो अगर हम जरा दृष्टि डालें मैप पे तो भारत के अगर प्लेटू की अगर हम बात करते हैं, अर्थात भारत का दो दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय जो भाग है, इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के पूर्वी तथा पश्चिमी तरफ, अर्थात पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के अंतर्गत तटीय मैदान विस्तृत रूप से फैला हुआ है या स्थित है। अर्थात जो हमारा तटीय मैदान है, उस तटीय मैदान अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो वो लोकेशन हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों जो घाट हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी जो घाट हैं, उन घाटों से जो है हमारा तटीय मैदान स्थित है, एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम। तो हमारे तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 बनते हैं मैदान, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अगर इसके फॉर्मेशन की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका जो निर्माण हुआ है वो हमारे इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, अर्थात सागरीय जो तरंग है, सागरीय तरंगों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप, निक्षेपण के परिणाम स्वरूप, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग से बहने वाली जो नदियां हैं और उन नदियों के अवसादी पदार्थों के जमाव के परिणाम स्वरूप ये हमारे तटीय मैदानी भागों का निर्माण माना जाता है। मैदानी भागों का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से है, देखते हैं इसकी विशेषता। सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम अगली विशेषता देखते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो सागरीय तरंग अपर्दन, निक्षेपण तथा नदी निक्षेप, नदी अवसाद निक्षेप
के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ये जो तटीय मैदानी प्रदेश है वो दो भागों में विभक्त है, एक पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो हमारे गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये हमारा गुजरात का जो हमारी कच्छ की खाड़ी का जो भाग है, कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक जो हमारा पश्चिमी तटीय जो प्रदेश है उसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो तटीय मैदान मौजूद है, इस तटीय मैदान के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी वाला जो तटीय मैदान है उसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी अधिक है। और यहाँ पर जहाँ नर्मदा और तापी नदियाँ जो बहती हैं वहाँ इसकी जो तट की जो चौड़ाई हो जाती है वो चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है। और अगर इसकी एवरेज अगर औसत अगर चौड़ाई की बात की जाए, पश्चिमी तटीय मैदान की अगर औसत चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी औसत चौड़ाई जो है लगभग 50 से 60 किलोमीटर पाई जाती है। इसका एक लंबा पतला सकरा जो भाग है वो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के समांतर फैला हुआ है। ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान। परिणाम स्वरूप जो हमारा पश्चिमी तटीय जो मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। तो इसके अगर विस्तार की अगर चर्चाएं करते हैं तो इसका विस्तार जो है हमारा गुजरात के कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नंबर एक। नंबर दूसरी अगर बात करते हैं कि ये जो मैदान है, इस मैदान की अगर औसत चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये मैदान की औसत चौड़ाई जो है हमारी 50 से 60 किलोमीटर चौड़ाई है। नदियाँ जो इस भाले भाग हैं अर्थात नर्मदा और तापी नदी भागों में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि नर्मदा और तापी जो नदी का जो मुहाना है वहाँ पर इस तटीय मैदान की चौड़ाई 80 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर हम औसत चौड़ाई की अगर बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदानों की तो लगभग जो है 50 से 60 किलोमीटर ये चौड़ा है। अगर हम इस नर्मदा और तापी नदी के समांतर अगर हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग के समांतर अगर चलते हैं तो इस तरह से ये कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पाया जाता है। अगर कच्छ से लेकर अगर गोवा तक की अगर हम बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी से लेकर गोवा तक का जो भाग है उसका जो तट है उसको हमने कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट की संज्ञा दी है। ये जो तट है इस वाले तट को हमने कोंकण की संज्ञा दी है। तो इसकी अगर हम मैप के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो हम इसकी स्थिति को अगर देखें तो हमारे सामने ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि कच्छ की खाड़ी से लेकर गोवा तक का अगर हम भाग देखें, कच्छ की खाड़ी से अगर गोवा तक का हम भाग देखें तो इसे हमने कोंकण तट की संज्ञा दी है। और अगर हम गोवा से मैंगलोर
तट की अगर हम बात करते हैं तो इसे हमने कन्नड़ का तट कहा है। अगर हम मैंगलोर से अगर कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो मैंगलोर और कन्याकुमारी के जो तट को हमने कहा है मालाबार का तट, मालाबार का तट। इस तरह से अगर हम पश्चिम के तटीय मैदान की अगर विस्तार को देखें तो हमारे कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक एक पूरी लंबाई में फैला हुआ है। अगर इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी औसत चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ पर नदियाँ जो रहती हैं, नदी जो मुहाने हैं, वहाँ इस तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। तो नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वहाँ इनके मुहाने पर ये जो तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर पाई जाती है। ये जो नदियाँ हैं वो नदियाँ डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं। परिणाम स्वरूप ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी जो आपका तटीय जो प्रदेश है या मैदानी भाग जो है उसके अगर हम तटों की अगर का विभाजन अगर देखते हैं तो कच्छ की खाड़ी से लेकर गोवा तक के जो मैदानी जो भाग है उसको हमने कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा के से मैंगलोर तक के तट को हमने कन्नड़ का तट की संज्ञा दी है तथा मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के तट को हमने मालाबार तट की संज्ञा दी है। इस तरह से हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदानी जो भाग है वो पूरा का पूरा जो है कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके बाद में अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हमारे गंगा नदी का जो मैदानी जो भाग है, इस गंगा नदी के मैदानी भाग अर्थात पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है उस पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग के गंगा नदी के मैदानी भाग के दक्षिण में से प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक विस्तृत फैला हुआ है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यह तट जो है वो उसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उत्कल का तट, उत्कल के तट के बाद में उत्तरी सरकार का तट और उत्तरी सरकार के तट के बाद में हमारा कोरामंडल का तट। तो सबसे पहले अगर इसकी स्थिति को देखें तो हम अगर बात करते हैं तो गंगा के मैदान से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूर्वी तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है, विस्तृत है। इसके अंतर्गत हमें पता है कि इसके अंतर्गत जो हमारे 3 जो है क्या है, तटीय हैं, तट है। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसको हमने कहा है उत्कल का तट या उड़ीसा का तट। नंबर 2 हमने कहा है उत्तरी सरकार तट। नंबर 3 हमने कहा है कोरोमंडल तट। जो हमारी गंगा नदी के से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो हमारा पूर्वी तटीय जो मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जहाँ जहाँ नदी भुआने आते हैं वहाँ नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ये पूर्वी तटीय मैदान जो हैं विस्तृत रूप में अर्थात इनकी जो चौड़ाई होती है वो पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। यहाँ जो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर और यहाँ बहने वाली कृष्णा नदी और कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक अर्थात जहाँ जहाँ नदियों के द्वारा
जहाँ नदियाँ अवसाद लेकर आती हैं तो वो जो तटीय जो मैदान है उसका विस्तार अत्यधिक चौड़ा पाया जाता है। अन्यथा इसके अंतर्गत इसमें ये पूरा का पूरा तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत है, अधिक चौड़ा है। यहाँ ये 3 प्रमुख तट हैं। सबसे अगर हम इसके दक्षिण से अगर चलते हैं तो कोरामंडल तट जो हमारी कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी, कावेरी से कृष्णा के बीच में कोरामंडल तट, कावेरी और कृष्णा, और कृष्णा नदी से अगर हम चलते हैं और कृष्णा नदी से अगर हम स्वर्ण रेखा नदी तक चलते हैं तो ये हमारा पाया जाता है उत्तर सरकार तट, उत्तर सरकार तट। और अगर हम स्वर्ण नदी से गंगा नदी के दक्षिणी भाग तक, पश्चिम बंगाल तक के हिस्से तक चलते हैं तो वो कहलाता है हमारा उत्कल का तट। तो ये इसके 3 प्रमुख जो तट हैं वो इसके अंतर्गत स्थित हैं। इन तटों के अंतर्गत जो नदियों के द्वारा लाई गई अवसादी भाग है उसके जमा होने से इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो हमने ये देखा कि जो हमारा तटीय जो प्रदेश है या तटीय मैदानी जो भाग हैं उन तटीय मैदानी भागों का निर्माण जो हमारे सागर के तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप या प्रायद्वीपीय भाग पर बहने वाली छोटी छोटी नदियों के अवसाद के जमा होने से, निक्षेपित होने से इन पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है वो देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ये जो हमारे विस्तृत रूप से जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हुए जो तटीय प्रदेश हैं जिनको हमने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना है। जैसे पश्चिमी तट की अगर हम बात करते हैं, तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसको जो है आपका कोंकण के तट की संज्ञा दी है, कन्नड़ के तट की संज्ञा दी है और आपके मालाबार तट की संज्ञा दी है। इसी तरह से अगर हम पूर्वी तटीय मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदानों के अंतर्गत उत्कल के तट की संज्ञा दी है, उत्तर सरकार के तट की संज्ञा दी है और कोरामंडल की संज्ञा दी है। परिणाम स्वरूप ये जो है हमारे भारत के अंतर्गत तटीय मैदान स्थित है, फैले हुए। इसके बाद में इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है वो आता है हमारा द्वीप समूह। अगर हम द्वीप समूहों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें द्वीप की कि द्वीप किसे कहते हैं तो आपका अब बात करते हैं हम तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदानों के बाद में द्वीप समूह की अगर हम जब चर्चाएं करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि द्वीप किसे कहते हैं, आइसलैंड किसे कहते हैं। तो द्वीप वह भाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। स्थल का वह भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हो। अब ये स्थल का जो भाग है या तो वो प्राचीन अवशेष के रूप में मौजूद है या फिर वो हमारे कोरल के द्वारा, प्रवाल के द्वारा, प्रवाल भित्तियों का निर्माण के द्वारा ये द्वीप का निर्माण हुआ है। तो द्वीप के फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नजर आई कि द्वीप का मतलब वह भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ हो, जल से चारों ओर घिरा। जल से चारों ओर से घिरा वह स्थलीय भाग, वह भूभाग जो जल से चारों तरफ से घिरा हो। अगर हम इसकी निर्माण की बात करते हैं तो या तो वो प्राचीन अवशेषी भाग है या तो वो स्थल खंड जो है प्राचीन अवशेष है या फिर उसका जो है प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्माण हुआ है या फिर वो प्रवाल भित्तियों के द्वारा, कोरल के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो द्वीप के अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो या तो वो प्राचीन अवशेषी चट्टानों का ही क्या है भाग है या फिर वो हमारे प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित भाग है जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है।
उसे हमने द्वीप की संज्ञा दी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत अगर हम भारत के मैप के ऊपर अगर दृष्टि डालें तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ आपका अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के भागों में अनेक असंख्य कह सकते हैं अनेक जो है द्वीप जो है स्थित है, छोटे बड़े असंख्य द्वीप स्थित है। अगर यूं करके अगर हम पूरा ओवरऑल अगर इसका अगर देखें तो भारत के अंदर लगभग 1000 द्वीप मिलते हैं। इन 1000 द्वीपों के अंतर्गत से कुछ बड़े द्वीप हैं और उन बड़े द्वीपों के अंतर्गत जो प्रमुख द्वीप हैं, जिसमें से बंगाल की खाड़ी का जो प्रमुख द्वीप है, अगर हम बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीपों की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में प्रमुख जो द्वीप आता है वह आपका आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, निकोबार द्वीप। अगर हम अरब सागर की अगर हम बात करते हैं, अरब सागर की अगर बात करते हैं, अरब सागर की अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर के अंतर्गत आपका लक्षद्वीप आते हैं, लक्षद्वीप समूह मौजूद है। अगर हम और बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं, जैसे आपका दमन है, दीव है, फिर उसके बाद में आपका जो है लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप के बाद में आपका मालदीप है, मिनिकॉय है, तो ये चुकर के छोटे छोटे द्वीप स्थित है। सबसे पहले अगर हम बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने निम्न भागों के अंतर्गत बांट रखा है। इसके अंतर्गत सबसे पहले उत्तर का अंडमान, उसके बाद में मध्य का अंडमान, उसके बाद में दक्षिण का अंडमान, उसके बाद में छोटा अंडमान। अगर हम इनके विभाजनों की अगर दृष्टि से देखें तो जो आपका मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल लिए हुए है। द्वीपों के अंतर्गत जो मध्य जो अंडमान है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद में अगर हम उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान के अंतर्गत जो इस द्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है, जैसे कि हाईएस्ट जो पीक है वो आपकी है सैंडल पीक। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे अंडमान के अंतर्गत जो शिखर है, जो आपका है सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका सैंडल पीक, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद में जो हमारा मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान और आपका दक्षिणी अंडमान, यूँ करके ये विभाजित जो है बटा हुआ है। अगर इसके मध्य भाग की हमने बात की तो मध्य भाग इसका सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद में हमने अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात की तो सर्वोच्च शिखर जो है आपका अंडमान है, जो उत्तरी अंडमान के अंतर्गत स्थित है। और इसका अगर हम दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान क्षेत्र के अंतर्गत हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पाया जाता है, जिसको हमने पिग्मलियन की संज्ञा दी है। तो परिणाम स्वरूप ये जो है पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यहाँ पर जो है जनजातियों का निवास देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो चैनल हैं, जिसके अंतर्गत 10 डिग्री का चैनल, 8 डिग्री का चैनल और 9 डिग्री का चैनल है, तो वो जल चैनल जो है वो इन द्वीपों के छोटे छोटे वाले भागों को अलग करने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो डुक्कन पास की अगर हम बात करते हैं तो डुक्कन पास जो है हमारे अंडमान, जो छोटा अंडमान और जो हमारा बड़ा अंडमान है, या जिसको हमने कार निकोबार कहा है, तो उसको विभाजित करने का काम करता है। चलिए आगे हम अगर देखते हैं तो अरब सागर के अंतर्गत लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं। इस लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अगर हम पूरे ओवरऑल अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें तो कवरत्ती इसकी जो है राजधानी के रूप में जानी जाती है। और यहाँ के अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप समूह जो है 9 डिग्री चैनल से जो है मिनिकॉय से जुड़ा हुआ है, 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय से जुड़ा हुआ है। तो ये परिणाम स्वरूप ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे समूहों का, द्वीपों का समूह पाया जाता है जो इस अरब सागर के अंतर्गत देखने को
मिलता है। इसके अलावा अगर हम भारत के मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं, द्वीपों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारा पंबन द्वीप स्थित है, जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ नदी द्वीप भी मौजूद है, जैसे असम के अंतर्गत जो है मांजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी के समीप जो है हमारे यहाँ हमारे गंगा सागर द्वीप के द्वीप स्थित है। इसके बाद में हमारा न्यूमोर द्वीप स्थित है। तो ये कुछ नदियों के परिणाम स्वरूप भी छोटे छोटे द्वीप जो हैं हमारे इस बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत स्थित है। परिणाम स्वरूप यहाँ जो स्थित या तो प्रवाल भित्तियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो जैसे श्री हरिकोटा द्वीप है, ये प्रवाल के द्वारा निर्मित जो है द्वीप माना जाता है। इसी तरह से जो है अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। परिणाम ये हुआ कि द्वीप समूहों का जो अलग अलग सागरीय भागों के अंतर्गत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक द्वीप समूह स्थित हैं। इन द्वीपों का जो निर्माण हुआ है या तो प्राचीन अवशेष के रूप में, चट्टानों के रूप में स्थित है, या फिर जो है प्रवाल भित्तियों के द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। तो यूं करके ये द्वीप जो है द्वीप समूह जो आपके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो भारत के अंतर्गत स्थित है, इनकी विशेषताएं हमने जानी है। अगर हम तटीय मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो तटीय मैदानों की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखिए आप इसके अगर हम पूर्वी तटीय मैदानी भाग और पश्चिमी तटीय मैदानों की बात करते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों के अंतर्गत कुछ लैगून पाई जाती हैं। इन लैगून झीलों को हमने जो है केरल के अंतर्गत तो हमने इसे कयाल की संज्ञा दी है, या हम कह सकते हैं बैक वाटर पाए जाते हैं, पश्च जल जो है पाए जाते हैं। तो पश्च जल जो पाए जाते हैं उनको हमने केरल में कयाल की संज्ञा दी है। और जैसे यहाँ हमारे केरल के अंतर्गत जिनको सामान्य भाषा के अंतर्गत कयाल कहते हैं, एज ए लैगून झीलें होती हैं। अगर हम पूर्वी अगर हम तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदानों के अंतर्गत भी जो है हमारे यहाँ कुछ लैगून पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत पुलिकट झील के रूप में, चिल्का झील के रूप में ये लैगून स्थित है। ये जो हमारा पूर्वी जो तटीय जो भाग है वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह जो है कम है। तो ये बात आप थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखें कि जो हमारे पूर्वी तथा पश्चिमी जो तटीय मैदान है, उन पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों के अंतर्गत लैगून झीलें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें अगर पश्चिमी तटीय भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे लैगून जैसे हम केरल में कयाल के नाम से जानते हैं, जैसे बेम्बनाड झील का उदाहरण है। इधर अगर बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपकी चिल्का झील की और पुलिकट झील के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लैगून झीलें यहाँ स्थित हैं, या इसको हम बैक वाटर के नाम से, पश्च जल के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल हमने भारत के अंतर्गत 4 बड़े फिजिकल रीजन भौगोलिक प्रदेशों का जो है वर्णन आपके सामने रखा, जिसमें से आपका चौथा जो बड़ा जो फिजिकल रीजन था उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण था तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसको आज हमने इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी स्थिति को मैप के जरिए देखा है। तटीय मैदानों का विस्तार, तटीय मैदानों का निर्माण और यहाँ द्वीप समूह की कुछ विशेषताएं किस तरह से हमने देखी। ओवरऑल हमारे भारत की अगर भूगोल की बात करें तो भारत की भूगोल का पहला हमारा यूनिट जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट माना जाता है कि भारत के भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन कीजिए, एक महत्वपूर्ण यूनिट है। हमने अब तक के वीडियो के द्वारा आपको भारत के भौगोलिक प्रदेशों को विभक्त करके सारी बातें आपके सामने रखी। तो यूं करके हमने आज 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों को जो है पूरा कर दिया है। ये 4 बड़े प्रदेश विथ मैप के साथ आपके साथ में रखे गए हैं। हमारा इसके बाद में जो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अगला जो टॉपिक होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा। आज हमारा ये वीडियो जो हमारे फिजिकल रीजन जो हमारे भौगोलिक और भौतिक प्रदेश हैं उनके द्वारा जो है उनको आपके सामने रखा है। धन्यवाद।